तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलस पे। आज हम करने वाले हैं हमारे अतीत का हमारे अतीत जो सेकंड एडिशन है उसका चैप्टर नंबर 3। ठीक, ये आपके मिड ट्रम एग्जाम में आ रहा है, तो हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाए हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट चित्र मतलब चैप्टर है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ये आपकी ऑफिशियल बुक है एनसीईआरटी की। कोई मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। ठीक, मानचित्र वन। 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। ठीक, तो ये देखो। ठीक, कुतुब मीनार, दिले कट्टा, ओजे सुल्तानी, ये ठीक, तुगलकाबाद, अदीलाबाद। ठीक है, तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। वह जो है दिल्ली जो इम्पोर्टेंट शहर मतलब एक तरह से स्टेट मतलब जो बना है ना जगह, वो 12वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश हुई, एक तरह से दिल्ली की इम्पोर्टेंस। ठीक, तालिका वन पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमर और अजमेर के चौहानों जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तेरहवीं तेरहवीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली ए कोहना, सिरी और जहांपना को पहचानिए। ठीक, दिल्ली ए कोहना ये रहा, जहांपना ये रहा और सिरी ये रहा, जो मैंने आपको पहले ही मार्क कर दिए थे इंपॉर्टेंट जगह दिल्ली के लिए। ठीक, तो दिल्ली के शासक ऊपर जो दे तालिका में फर्स्ट देखिए, दूसरा देखिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं, देखो स्टार्टिंग माना जाए तो स्टार्टिंग तो राजपूत वंश। ठीक, फिर इसमें तोमर आते हैं आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165। ठीक, फिर अनंगपाल। ठीक, 1130 से 1165, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं चौहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1165 से 1192, इसमें एक राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, जिनके ऊपर आपने कहानी भी सुनी होगी, नाटक भी बने हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे। तो ये थे 1175 से 1192, इनकी 1192 में डेथ हो गई थी। ठीक, हालांकि इनके ऊपर एक पूरी मतलब अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक, पर हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाएंगे उसमें। ठीक, और फिर आता है प्रारंभिक तुर्की शासक। ठीक, ये 1206 से 1290। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, और भी राजा हुआ है इसमें, ऐसी बात नहीं है और नहीं हुआ, और भी राजा हुआ, पर इन्होंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं। देखो इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया और फिर गयासुद्दीन बलबन। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखिए। ये जो ऐबक था ये किसका गुलाम था, ये था गौरी का। और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम था, मतलब एक तरह से सेनापति था, उसके बाद इसका गुलाम हुआ। रजिया जो थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। ठीक, और फिर गयासुद्दीन बलबन, ये भी गुलाम था किसका, ऐबक का, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक,
इसलिए। ठीक, तो हम कहाँ थे? ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक, इसे क्या जाता है, इसे कहा जाता है, ये क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और इल्तुतमिश का भी गुलाम था, तो इसलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है इसे। ठीक, इसके लिए अलग से यूज़ किया जाता है। इसने सजदा और पैबोस नाम की प्रथा चलाई थी इसी ने, बहुत फेमस है। मतलब जो भी दरबार में आता था, मतलब इसके पैर चूमना, सिर झुकाना, ये इस टाइप की वो प्रथा थी, इसने चलाई थी। फिर अगर हम अगली उस पे आए, फिर हम बढ़ते हैं खिलजी वंश पे। ठीक, खिलजी वंश। ठीक, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे है। ठीक, खिलजी वंश। खिलजी वंश में 1290 से 1320। अब आपने इसके ऊपर भी मतलब मूवी भी देखी होगी आपने। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुआ ना, वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक। ठीक है, मोस्टली शासक इसी का है। देखो इसका, देखो ये 1290 में बना, 96 में मर गया। ठीक, और ये 1296 से 1316 मोस्टली इसका शासन है, बस 4 साल कोई हो रहा है। ठीक, फिर आता है तुगलक वंश। ये भी मतलब काफ़ी अच्छा खासा शासन कर लिया। फिर इसमें आता है महत्वपूर्ण गयासुद्दीन तुगलक, फिर आता है महमूद तुगलक, फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर आता है सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश हो जाता है 1414 से 1551। ठीक, इसके अंदर होता है जो इम्पोर्टेंट, वो हो जाता है खिज खान, खिजर खान या खिज खान, कुछ भी बोल लो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 1414 से 1421 तक, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ जाता है आपका लोधी वंश। ठीक, लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक, इसमें जो पहला शासक हुआ वो हुआ बहलोल लोधी। ठीक, बहलोल लोधी, और उसका शासनकाल था 1451 से 1489। ठीक, अब इनके मैं आपको मकबरे दिखाता हूँ। देखो ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ये ये है इल्तुतमिश का मकबरा, काफ़ी फेमस वो है। ठीक, और आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और चीज़ बताऊं, जो आप कुतुब मीनार देखते हैं काफ़ी फेमस है, उसकी नींव इसी ने डाली थी। ठीक, नींव इसने डाली, बाकी का काम इसने कराया। फिर ये एक बार टूट गया था कुतुब मीनार, फिर उसे कराया था फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर। ठीक ठीक है, अब ये देखिए, ये है अलाई दरवाज़ा। ठीक, और ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। ठीक, FST भी कहते हैं इसे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इनको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं इसकी। जो मतलब अगर मैं आपको ये मतलब एक तरह से गुलाम वंश जिसे कहते हैं, आपने अगर पढ़ा हो तो मैं बता दूं, इसकी एक ट्रिक होती है भाजसो। ठीक, वो भाजसो कह रहा हूँ, गुखितु सैलो, गुखितु सैलो, गुखिती से है गुलाम वंश। फिर खा गुखी, मैं इधर लिख ही देता हूँ, देखिए गु गुखी तू सैलो, गुखितु सैलो, सैलो। इसमें ये आपकी एक तरह की ट्रिक है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। देखो, गोकुई से, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश। ठीक, और लो से लोधी वंश। ठीक, बाकी आपको जो मेन मेन चीज़ है ना, वो ये है, तुर्की शासक जैसे गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक, ये प्रारंभिक तुर्की शासक 1200 जैसे 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर सैयद वंश 1414 से 1491, फिर लोधी वंश 1491 से 1526। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण व इतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। ठीक, तो ये देखते हैं
चित्रवन पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। देखिए पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा ये। तो पहले कागज़ तैयार करना, देखिए कागज़ तैयार कर रहा है ये इसमें, ये देखिए ठीक। फिर है लेखन कार्य, फिर ये लेखन कार्य कर रहा है। फिर है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। देखो ये जो कर रहा है ठीक। फिर आता है आखिरी, जिल्द तैयार करना, इसकी मतलब एक तरह से कवर, जिल्द तैयार करना ठीक। ये 4 इसके तरीके हैं, मतलब 4 चरण हैं। तो आरिक के लेखक सचिव सचिव प्रशासक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासक के महत्व पर बल देते थे ठीक। न्याय चक्र, न्याय चक्र ठीक। 13वीं सदी के इतिहासकार फर्ज ए मुदब्बिर मुदब्बिर ने लिखा था ठीक। अच्छा मैं आपको ये जो आपको ये अलग से ब्रैकेट में मिले ना बने हुए चित्र से, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको कभी हल्के मत लेना कि ये ऐसे दे रखे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है वगैरह वगैरह ठीक। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो इसको तो पढ़ते हैं जो लिखा रहता है नॉर्मली, पर इसको छोड़ देते हैं, पर इससे आपको डायरेक्ट सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आते हैं किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे ठीक। न्याय चक्र ठीक, न्याय चक्र के बारे में बात कर रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो एट द एंड राजा के ईमानदार होने की चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें ठीक। फर्स्ट से हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट है त्वारिख के लेखक। त्वारिख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो ठीक। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब जो भी लिखा करते थे उससे क्या था, इनाम मिलेगा, राजा सोना चांदी देगा, ये सब। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो एक तरह से जन्म सिद्ध मतलब राजा का लड़का राजा ही ठीक, सिपाही का लड़का सिपाही, इस टाइप के उसको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि इनके पापा ये राजा थे तो ये भी बहुत अच्छे राजा होंगे, इस टाइप का नहीं। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है राजा का लड़का राजा ही हो सकता है किसी गरीब का लड़का भी राजा बहुत अच्छा बन सकता हो ठीक। तो ये चीज, तो आगे बढ़ रहे सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया रजिया सिंहासन पर बैठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इकलौती महिला शासिका है मुस्लिम उसमें जो शासन करने बैठी 1236 में। ये बहुत अच्छी शासिका बन सकती थी पर लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया ठीक। तो अब पढ़ते हैं इसके आगे। पर बैठी उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये इनको बहुत बड़ा मतलब एक तरह से ज्ञाता माना जाता है, इनकी किताब को एक तरफ से एकदम जरूरी माना जाता है उस समय का इतिहास जानने के लिए। मिनहाज सिराज बहुत अच्छे लेखक है। ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इन्होंने ये जो लेखक है इन्होंने माना था कि जो रजिया थी ये अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। मतलब एक तरह से वो एक लड़की को शासिका के तौर पे नहीं मान पा रहा था। मतलब एक तरह से जब सब लड़के ही चल रहे थे तो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ये चीज। ये क्या, वो राजा वाजा और उनके मंत्री वगैरह सब दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया ठीक। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया।
तो इसकी कहानी है, मैं तुम्हें थोड़ी सी ब्रीफ में बता देता हूँ, इसमें नहीं दे रखी कि रजिया क्या है। रजिया जो होती है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाती है, ठीक। फिर जब लोग इन्हें ना एक मतलब काले रंग के इंसान को एक घोड़े के अस्तबल का हेड बना दिया था, तो जो इसके आसपास के लोग थे वो काफी क्रोधित हो गए कि भाई तुमने एक ऐसे काली चमड़ी वाले को कैसे हेड बना दिया, ठीक। तो इसी चीज का ये देखते हुए पंजाब के बठिंडा में एक राजा था, उसने विद्रोह किया, ठीक। और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान वहां गई, अब गई, और उसने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया अपने पास, ठीक है। फिर रजिया ने क्या करा, उसे एक लालच दिया कि तू क्या इसके पीछे पड़ा है, तू मेरे से शादी कर ले और फिर दिल्ली का शासन चलाएंगे दोनों आराम से बैठ के। तो वो इससे शादी कर लेता है, शादी करके ये आ ही रहे होते हैं, और फिर जंगल में ये आराम करने बैठते हैं, और वहीं पे सोते टाइम या फिर कुछ गुंडे इन्हें घेर लेते हैं दोनों को, और इनको वहीं मार देते हैं, ठीक। तो हालांकि तो आपने कहावत भी सुनी है, रजिया गुंडों में फंस गई, एक तरह से वो इसका जो उद्गम है वो इसी इसी उससे है, ठीक। वो असली रजिया के ऊपर है वो, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं रजिया के बारे में, मिनहाज सिराज के विचार। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, ठीक। रुद्रमा देवी भी एक शासिका रही, पर वो हिंदू थी, ठीक। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, ठीक। उनसे बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिदिदा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, एक तो रजिया है, रानी रुद्रमा देवी, और ये रानी दिदिदा, 980 से 1003 तक, और ये 1262 से 1289। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? देखिए, ये चीज अगर आपको खुद लिखनी चाहिए, आप इस पे लिखेंगे तो आपकी सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी, आप पेपर में अच्छा लिख पाएंगे, ठीक। अब इसमें देखते हैं। देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब समान है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरी गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, ठीक। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो एक साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह सब एक साथ है, ठीक। तो मानचित्र दो, ठीक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, ठीक। ये जो शहर है, ये इल्तुतमिश द्वारा देखिए द्वारा जीते गए कुछ महत्वपूर्ण शहर है, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो।
शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सब सूबेदारों से बार बार चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बताया था मैंने, बहुत महत्वपूर्ण शासक। ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, और शिकार संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके प्रवास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक, मतलब जहाँ पे जो मतलब शिकार विकार होता था वो हटा दिया, वहाँ की जमीन समतल करके मतलब पेड़ वेड़ काट के किसानों को दे दी गई ताकि खेती कर सके। दोआब क्षेत्र होता है, जैसे एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, तो इसके बीच का जो एरिया है ये होता है दोआब क्षेत्र। ठीक, प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। ठीक, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। तो दक्षिण भारत की तरफ ना पहले अभियान नहीं हुए थे, और हुए भी वो सफल नहीं हुए। तो सबसे पहले सफल अभियान दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ठीक, शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ठीक, देखिए मानचित्र 3, ये यहाँ से दिल्ली से इधर गुजरात, फिर चित्तौड़, रणथंभौर, फिर मोडू, देवगिरी, वारंगल, ऐसे करके। ठीक, तंजावुर, ऐसे करके इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपने अभियान चालू करे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। मतलब जब मोहम्मद तुगलक का समय आया तो ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। ठीक, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं के हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। ठीक, इन जो अभियान हुए इनमें महत्वपूर्ण चीजें, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, हाथी घोड़े वगैरह सब अपने कब्जे में ले ली गए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुन्हा, ठीक, जिसे अब क्या कहते हैं, इसे पुराना पुराना शहर कहते हैं, ठीक, कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3
सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। देखो मैंने बताया था ना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने तो इसकी शुरुआत करी थी, ठीक, कुतुब मीनार की। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल और बनवाई थी, ठीक। फिर क्या हुआ, एक बार मतलब भूकंप भूकंप आया था, तो उससे इसकी एक मीनार टूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, ऊपर 2 छोटी छोटी मीनारें बनवा दी थी, ठीक। तो ऐसे करके इन 3 राजाओं ने इसमें योगदान दिया और अब बनाई गई थी, ठीक। देख, मस्जिद, ये ये अरबी का शब्द है। मस्जिद जो है ये किसका शब्द है, ये अरबी का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की जो इमाम होता है वो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, मतलब एक तरह से उपदेश देता है, ठीक, और खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ठीक। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला, ये ध्यान रखें, किबला कहा जाता है, ठीक। देखिए चित्र 3, बेगमपुरी मस्जिद। चित्र 3 में क्या है, बेगमपुरी मस्जिद। यह महमूद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह को ढूंढिए। मानचित्र 1 में जाइए, आप ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेंगे, मिल जाएगा उसमें, ठीक। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे, ठीक। मूड की मस्जिद, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी, ठीक। और जमाली कमाली की मस्जिद, यह जमाली कमाली की मस्जिद है वाली, ठीक, ये वाली, ठीक। मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित हुई, ठीक। बातें आगे, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, तथा क्या कहा जाता था, गुलामों को बंदगा कहा जाता था फारसी में, ठीक। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन्हें उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। देखो ये जो लाइन है ना, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिख दी है, बेटों से बढ़कर गुलाम। देखो इसमें पता है इसका महत्व क्या है। आप देखोगे कई बेटों ने अपने पिता को मार दिया गद्दी के चक्कर में, पर आप ये बहुत कम देखोगे कि किसी गुलाम ने अपने राजा को मार दिया, ठीक, गद्दी के चक्कर में। तो यही इसकी वजह है लिखने की। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि
तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? ये एक तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि बेटे क्या थे, गद्दी के पीछे पड़े रहते थे। आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो किसी ने अपने बाप को इसलिए मार दिया, गद्दी नहीं मिली, ये वगैरह वगैरह इस चक्कर में। ठीक। तो ऐसे आप बहुत सारे युद्ध देखेंगे, राजाओं के लड़कों ने अपने बाप को मार दिया गद्दी के चक्कर में, और गुलाम का आप नहीं देखेंगे। तो ये किसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो लिख सकते हैं अगर आता है तो। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे, बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मालिकों के प्रति तो वफादार थे, पर जो उनके उत्तराधिकारी हुए ना, जो उनके आने वाले लोग थे, उनके प्रति वफादार नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, जो नए सुल्तान होते हैं उनके अपने नौकर होते थे, पुराने तो उसके बाप के थे। इसलिए फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक। इसलिए फारसी तवारीख के लेखकों ने। ठीक। सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारी जन। ठीक। इस पे आते हैं। सुल्तान सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारी जन। ठीक। सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकार अजीज कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नाम बावर्ची, और लड्डा तथा पीरा नामक मलियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयुद्दीन बर्नी, ठीक, ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयुद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। ठीक। पहले वाले सुल्तान की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, मतलब जिन इलाकों में वो उसे नियुक्त करते थे वो इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक। कहलाते थे, और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार, जो उस एरिया को संभालता था उसे इक्तेदार कहता था, या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने हितों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अच्छा चलिए मैं पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए पानी पी लिया, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं इसको। देखिए कहाँ थे, सैनिक रखे अनुसार, सैनिक रखे संख्या के अनुसार, जो उन्होंने मतलब एक नंबर डाल रखा है कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकारी में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर, तथा तीसरा घरों पर, ठीक। तीन प्रकार के कर थे। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें देखने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक इन शासकों इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, ठीक। देखो जंगलों में आप कितना अधिकार कर लो, जंगलों में आपने अधिकार करा, जहां एक बार आपकी सेना गई वापस उन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये चक्कर चल रहा था, ठीक। ये किसके साथ चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक, महमूद बिन तुगलक, इनके साथ ये दिक्कत थी। ये कब्जा तो करते थे पर कब्जा ज्यादा देर तक रहता ही नहीं था, क्योंकि वहां के लोग वापस राजा बन जाते थे, जो वहां के स्थानीय लोग थे उनमें से कोई। ये दिक्कत थी, इसलिए वो ज्यादा देर कब्जा नहीं, इन्होंने जगह तो बहुत घेरी पर कब्जा नहीं कर पाए जगह, ठीक। ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं पाए, ठीक। अब आते हैं इस पे, सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। देखिए इसका ध्यान रखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण इंसान है। इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी भी, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, रहेला। इसकी जो किताब का नाम है उसका नाम है रहेला, ठीक। बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमट झुरमुटों में भारत के बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्रचारी का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एक एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी काट डालती हैं। अब आप चाहें तो आप सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर मेरे को नहीं लगता उससे बाहर कहीं आएगा। अब आते हैं हम चंगेज खान पे, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है काफी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में
ट्रांस ऑक्सी ऑक्सियाना ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक, उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। ठीक, तो इधर है अलाउद्दीन खिलजी और इधर महमूद महमूद तुगलक। ठीक, आप देखते हैं इसका कब से आक्रमण शुरू हुआ। 1290 से। आप देखिए 1290 का ना 1219 से। तो ये अब हम दो राजाओं की बात करेंगे किसने क्या क्या करा। तो दिल्ली पर दो बार हमले हुए 1299 और 1300 में, और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। और ऐसे ही अब मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं। इसका रंग बदल देता हूँ मैं। ठीक, इसका रंग ये वाला कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। महमूद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। ठीक, अब आते हैं अलाउद्दीन। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरी गैरीसन शहर बनाया। मानचित्र एक में इस शहर को ढूंढिए। मैंने आपको दिखाया था सिरी कहाँ है, आपको याद होगा। हालांकि आप कहें तो अभी दिखाऊं मैं। देखिए मैं आपको सिरी दिखाता हूँ। सिरी कहाँ है। ये रहा सिरी, ये रहा। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है सिरी। ये जगह बसाई। ठीक, वापस चलते हैं उसके। तो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। मानचित्र में इस शहर को ढूंढिए, अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ था वो। अब आते हैं हम महमूद तुगलक पे। ठीक, नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दहलिये कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक, ये इसने करा। अब आते हैं अलाउद्दीन पे। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर की तौर पर तय कर दिया गया था। ठीक, बात है महमूद बिन तुगलक की। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र का में अकाल भी पड़ा। देखो, उसने कर भी लगाया, टैक्स भी अच्छा खासा लिया, पर क्या हुआ, उस समय अकाल भी पड़ गया। अब ये तो होगा ना कि मतलब काम खराब वाली बात हो गई इसके साथ। ये तो सोच रहा मैं युद्ध लड़ूंगा, मेरे पर टैक्स आएगा, ये होगा वो होगा, पता लग रहा है अकाल पड़ गया उधर। तो महमूद बिन तुगलक के साथ ये चीज ट्रेजिडी हो गई। आप इसे ट्रेजिडी कहेंगे। ठीक, तो अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। ठीक, इसने ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट
तौर पे चालू की थी। मतलब कोई अगर गलत तोलता हुआ पाला जाता तो मतलब कुछ लोग कहते हैं उसके हाथ तक काट दिए जाते थे, मैंने किताबों में पढ़ा। ठीक। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर दस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक। सस्ती मुद्रा होगी तो उसे आराम से कोई भी जाली बना लेगा। उस समय इतनी कोई आधुनिक चीजें नहीं थी, चेक करे वगैरह सब चीज। ठीक। इसलिए वो अपने सोने के सिक्के बचा के रखते थे। अब आते हैं अलाउद्दीन। ठीक। तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब आते हैं महमूद बिन तुगलक। महमूद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। आपने पढ़ा है, इससे ही पता लग गया होगा कितने असफल रहे। ठीक। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था, तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विषुबद्ध जनता बगावत पर उतर आई और महमूद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ठीक। तो ये समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत में इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। ठीक। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी, कुछ लोग शेरशाह सूरी भी कहते हैं, 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से 1540, फिर ये इसका शासनकाल हट गया, फिर 1555 से 1556 तक इसका शासनकाल। इस बीच में जो गैप मिला है ना, वो 1540 से 1555 तक, इस बीच किसका शासन है? इस बीच रहा सूर शासन, सूर साम्राज्य का शासन रहा, और उसमें से 1540 से 45 तक रहा शेरशाह सूरी का। ठीक। तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, ठीक, इसे महान क्यों जाता है? इसके शासनकाल में काफी विकास हुआ लोगों का। ठीक। ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो
उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया। तो उसने क्या कहा, उसने शेरशाह की जो व्यवस्था थी उसे ही अपनाया था, ना कि अपने एक तरह से दादा की। क्योंकि बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर, ओ बाबर, हुमायूं, अकबर, ओ सॉरी, अपने पिता की, ठीक, पिता की ना अपना के शेरशाह की उसको अपनाया था, शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया था, ठीक। अब आते हैं, अब इस पे आते हैं। तो ये है तीन श्रेणियों, ईश्वरीय शांति और नाइट और धर्म। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट नाइट कहा जाता था, ठीक। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइट से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे, ठीक। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उनके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर यरूशलेम शहर ये इज़राइल में पड़ता है, ठीक, यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड क्रूसेड कहा गया, ठीक। क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया, क्रूसेड को ही धर्म युद्ध कहते हैं, ठीक, कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। कल्पना करें, आप अलाउद्दीन खिलजी या महमूद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक। फिर से याद करें, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो ये भी आपको मैंने बताया है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी बताया है, ठीक। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? ये भी मैंने बताया है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? ये भी मैंने बताया है, ठीक। देखिए, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक्स, ठीक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वैसे जानते हैं मेरा नाम मुरली कार्तिक और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटिक प्लस पर पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।